नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो बीएसटीसी से लेकर आरएएस तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बीएसटीसी 2017 के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे और इन क्वेश्चंस पे हम ध्यान रखेंगे साथ में मित्रों कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आसपास हम सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 20 साल में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, महत्वपूर्ण है, उन सभी पर हम बातचीत करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय एक रचना है, ये किसने लिखी? तो देखिए मित्रों, अपने को ध्यान रखना है, पृथ्वीराज विजय की रचनाकार थे वो जयानक थे। यहाँ ऑप्शन में जयानक थे, तो जयानक है वो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार थे। अब यहाँ अन्य बातें कि जयानक कौन थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो शासक है, कहाँ के शासक है? जो अजमेर के शासक हैं, इनके दरबारी थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे, इनके दरबारी थे कौन? जयानक मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीर के रहने वाले ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण जयानक थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक हैं, इनके शासक थे, इनके दरबार में रहते थे। और इन्होंने ये पृथ्वीराज विजय लिखी है, ये संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी है। और इस रचना को इन्होंने पुष्कर झील के किनारे बैठकर पूरा किया है, यानी पुष्कर में पूरा किया है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि एक कश्मीरी ब्राह्मण जो पृथ्वीराज विजय की रचना करता है, किस झील के किनारे करता है, किस भाषा में करता है, किसका दरबारी कवि था, ये सभी तरह के क्वेश्चन मित्रों इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो जयानक के बारे में ये पृथ्वीराज विजय जो इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वह है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला है जो मित्रों ये कहाँ की प्रसिद्ध है, इसे हमें बताना है। तो थेवा कला का सीधा सा हमें पता रहता है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये इसका सीधा उत्तर था कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है मित्रों, अच्छी तरह से हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछी जाने वाली क्वेश्चन है, बार बार राजस्थान जीके में ये रिवाइज होता है थेवा कला। अब यहाँ अपने इसके अन्य क्वेश्चन हैं। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि थेवा कला क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो थेवा कला में क्या किया जाता है मित्रों? थेवा कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, बारीक चित्रांकन किया जाता है। थेवा कला में क्या होता है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, ये थेवा कला है। और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और अपने को ध्यान रखना है, यहाँ एक ही परिवार है प्रतापगढ़ का जो इस कला को जानता है। इस परिवार को ये पूछा जा सकता है कि किसी एक कला के लिए एक ही परिवार को सभी तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, वो कौन सी कला है? तो वो कला मित्रों थेवा कला है, क्योंकि इस परिवार ने आज तक किसी को नहीं सिखाया है। यहाँ तक कि इस परिवार के लोग अपने घर की महिलाओं के सामने भी इस कला का प्रदर्शन नहीं करती, केवल पुरुष हैं वही इस कला को जानते हैं मित्रों। तो ये यहाँ एक परिवार है, कौन सा परिवार? राजसोनी परिवार, यानी प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार है, वो ही इस कला को जानता है। कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन की जो थेवा कला है इसको, और इस परिवार को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड इस कला के लिए मिल चुके हैं। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो है कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? तो मित्रों यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसका सीधा जो उत्तर रहेगा, सीधा उत्तर रहेगा कि ये 1936 में कहां पे होती है? कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। दूसरा इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इसके संस्थापक कौन थे? और तीसरा इस पे पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो अपने यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का जो उत्तर है वो इन दोनों का उत्तर है वो क्या है? वो है वेद मग्गाराम। वेद मग्गाराम है, ये वेद मग्गाराम ही इसके संस्थापक थे और वेद मग्गाराम ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीकानेर जो प्रजामंडल है। मित्रों यहाँ क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित। राजस्थान में 20 प्रजामंडल है, 20 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। पर यहाँ ये ध्यान रखना है अपने को कि इन प्रजामंडलों में जो 20 प्रजामंडल है उनमें से 17 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना जहाँ जिस रियासत का प्रजामंडल है वहीं पर हुई है, परंतु 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिसकी स्थापना जो मूल रियासत है वहां पर नहीं हुई है, वहां से बाहर हुई है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, इसलिए ये बाहर हुई है बीकानेर की भी, तो ये क्या कि पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान रख लें कि जैसे प्रजामंडल अपने लिख दें कि प्रजामंडल कौन सा है, इसके संस्थापक कौन थे और स्थान कौन सा था, और ये अपने कह सकते हैं सन यानी कब स्थापना हुई। तो हमने देखा कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? संस्थापक कौन है? वेद मग्गाराम है, वेद मग्गाराम। और कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है, कलकत्ता में होती है। देखिए मित्रों यहाँ इसके बाद में 1938 में स्थापना होती है किसकी? भरतपुर प्रजामंडल की। और भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक हम नहीं कहेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्योंकि इसमें सभी लोगों का योगदान रहा था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव, और ये रेवाड़ी हरियाणा में इसकी स्थापना होती है। रेवाड़ी हरियाणा में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में 1945 में प्रजामंडल स्थापित होता है। कौन सा स्थापित होता है? जैसलमेर। और इसके जैसलमेर के संस्थापक थे मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास इसके संस्थापक है मित्रों। और जो मीठालाल व्यास हैं इन्होंने इसकी स्थापना किस स्थान पे की है? जैसलमेर प्रजामंडल की जोधपुर में की है। तो ये 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर होती है, कब होती है, कहाँ होती है, और इसमें मुख्य व्यक्ति कौन है ये हमें ध्यान रख लेना है। भरतपुर प्रजामंडल का अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि गोपीलाल जो यादव है वो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक नहीं माने गए हैं, क्योंकि वहाँ सभी सामूहिक रूप से प्रमुख नेता हैं, सभी का योगदान रहा है। वो इसके प्रथम अध्यक्ष है गोपीलाल यादव। बाकियों को हम संस्थापक कहते हैं, मीठालाल व्यास को, वेद मग्गाराम को, और वेद मग्गाराम तो प्रथम अध्यक्ष भी है जैसा हमने देख लिया है। इसके अलावा एक आधे प्रजामंडल की ओर ध्यान रखना है मित्रों। आधा प्रजामंडल कौन सा है? पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने उस पर बात करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आधा प्रजामंडल है कौन सा? आधा प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। अब सिरोही प्रजामंडल भी महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये आधा कैसे था बाहर, आधा कैसे स्थापित हुआ, इसकी बात करते हैं। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही जो प्रजामंडल है मित्रों, इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास 1934 में कुछ नवयुवकों के द्वारा
बंबई में किया गया था। कुछ नवयुवकों ने 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास कहाँ पे किया? बंबई में किया, परंतु ये स्थापित नहीं हो सका, यानी ये प्रयास क्या रहा? असफल रहा, या हम कह दें ये प्रयास क्या रहा? ये प्रयास अधूरा रहा। क्या रहा है? अधूरा रहा है। तो यहाँ आपने दूसरा देखिए, इसको इसलिए इसको आधा माना गया है कि इसका प्रयास हुआ है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान के किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर करने का प्रयास किया, लेकिन बस हो नहीं पाई या वह प्रयास असफल रहा, तो वो सिरोही प्रजामंडल है। इसके बाद में इसकी स्थापना बाद में होती है 1939 में, जनवरी 1939 में हुई है। कहाँ पर हुई है? सिरोही में हुई है। और किसने की है? ये की है गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट है। ये क्वेश्चन अपने बीएसटीसी में आ चुका है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? वहाँ अपने पहले के वीडियो में, आज हमारा 13वां वीडियो है, इससे पहले 1 नंबर से आप वीडियो देखें। राजस्थान के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग एवरेज ये मान सकते हो कि प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे जैसे वीडियो गिन लें आप, जैसे 13वां है तो लगभग 600 से 650 क्वेश्चन अब तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे भी प्रतिदिन हम करते जाएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस पे गोकुल भाई भट्ट पे ज़्यादा चर्चा हम वहाँ कर चुके हैं। राजस्थान का गांधी कहते हैं। 1939 में इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है। कहाँ पे? सिरोही में। तो ये सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक भी हैं और ये सिरोही प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भी हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मित्रों, वो क्वेश्चन है कि जाम्बोजी के 29 नियम के पालनकर्ता किस नाम से जाने गए? जाम्बोजी, जैसा हमें पता है कि 29 नियम के पालनकर्ता किस नाम से जाने गए हैं? बिश्नोई। और ये बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जाम्बोजी के द्वारा की गई है। जाम्बोजी है, इनका जन्म होता है, ये जन्म पीपासर गांव में होता है। पीपासर गांव कहाँ है? नागौर है। और इनकी कार्यस्थली जाम्बोजी की रही है, वो कार्यस्थली रही है समराथल धोरा। और ये समराथल धोरा कहाँ पर है? ये नोखा तहसील बीकानेर में है। नोखा बीकानेर, यहाँ पर समराथल धोरा है जो इनकी कार्यस्थली रही है। और इनकी समाधि कहाँ पर है? समाधि है मुकाम, इसको मुकाम तालवा भी कहते हैं। मुकाम तालवा ये भी नोखा बीकानेर में है, यानी समराथल धोरे के पास ही है, थोड़ी दूर पर है। तो ये इनकी समाधि के बारे में पूछा जाता है, ये इनकी समाधि रहती है। 29 नियम बनाए इन्होंने। इनका प्रमुख ग्रंथ था बिश्नोई धर्म प्रकाश। जाम्बोजी हैं, इनके बारे में हम सभी को पता रहता है कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं और बिश्नोई संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। अमृता देवी, जिनका बलिदान रहा था 1730 में, जिसमें 363 लोग मारे गए थे अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए। तो अमृता देवी के नाम पर राजस्थान में अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, वो भी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है मित्रों, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य एक संप्रदाय और है, क्योंकि बिश्नोई संप्रदाय पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के अलावा कौन सा संप्रदाय है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के अलावा राजाराम संप्रदाय है। ये राजाराम संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। राजाराम संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो शिकारपुर जोधपुर में है और इसके संस्थापक संत राजाराम थे। ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एकमात्र लोक देवता जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। मित्रों ध्यान रखेंगे, जाम्बोजी उसके ऑप्शन में आएंगे। जब कभी भी लोक देवता पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा गौर करना है अपने को कि एकमात्र लोक देवता जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं तो वो कौन है? वो एकमात्र लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी हैं
तलीनाथ जी। इनका मुख्य मंदिर है वो जालोर में पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर है। ये घोड़े पर सवार इनकी मूर्ति है। विषैले जानवरों के खाने पर इनका झाड़ा लगाया जाता है और इनके आसपास का जो पांचोटा गांव, इनकी जो पंचमुखी पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है उसे बीड़ या ओरण घोषित किया गया है। ओरण का मतलब ऐसी पंचायत जहां क्या है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाता है, वृक्षों को काटा नहीं जा सकता, पशुओं को, जीव जंतुओं को मारा नहीं जा सकता, तो ओरण घोषित किया गया है। तो लोक देवता जब भी आएंगे तो राजस्थान में एकमात्र लोक देवता जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित रहे हैं वो तलीनाथ जी रहे हैं। और जब भी लोक देवता पूछे जाएंगे ऑप्शन में जाम्बो जी आएंगे। तो हम क्या है कि पर्यावरण संरक्षण और जाम्बो जी को इतनी बार पढ़ चुके होते हैं और इनका इतना बड़ा योगदान है जाम्बो जी का कि हम जाम्बो जी से आसपास सोच नहीं पाते। तो यहाँ ध्यान रखना, जाम्बो जी एक लोक संत है, लोक देवता नहीं है, ये अच्छे से ध्यान रखें। लोक संत आएगा या सीधा पर्यावरण संरक्षण का नाम आए और जाम्बो जी आ जाए तो उसके अलावा जाम्बो जी के अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। पर लोक देवता पूछ लिए जाए तो जल्दबाजी में हम जाम्बो जी नहीं करें, इसके अच्छी तरह से गौर करें, क्योंकि यहाँ 90% स्टूडेंट है वो गलती करते हैं मित्रों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रथम राजपूत वंश जिसने अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए। तो इसका सीधा सा उत्तर है प्रथम राजपूत वंश जिसने अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए। तो ये कछवाहा वंश है मित्रों। कछवाहा वंश कहाँ शासन करता था? कछवाहा वंश आमेर पर शासन करता था और ये आमेर बाद में क्या कहलाया? जयपुर की स्थापना के बाद जयपुर कहलाया। यानी आमेर अथवा जयपुर का कछवाहा वंश है जो मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मुगल बादशाह अकबर से। 1562 में यहाँ आमेर का शासक था भारमल, और ये भारमल है, ये भारमल अपनी पुत्री का नाम था हरखाबाई, और इस हरखाबाई का ये विवाह किसके साथ करता है? हरखाबाई का विवाह 1562 जनवरी 1562 में सांबर में किसके साथ करेगा? ये सांबर में करता है वो अकबर के साथ करता है। यहां ध्यान रखेंगे, भारमल को इस विवाह के लिए अकबर से मिलवाया था वो चगताई खां ने मिलवाया था। चगताई खां के एक व्यक्ति था, इसके माध्यम से इन्होंने प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को अकबर ने स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ अपने ध्यान रखेंगे कि ये चीज है, ये चगताई खां है। पर एक क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा जा चुका है कि अकबर से सबसे पहले भारमल को किस व्यक्ति ने मिलाया था, जिसके बाद में भारमल और अकबर में मित्रता हो गई थी। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि 1556 में अकबर को मजनू खां नाम का व्यक्ति है, ये मजनू खां अकबर और भारमल की मुलाकात करवाता है। और जब अकबर और भारमल की मुलाकात करवाता है 1556 में मजनू खां, तब मित्रों यहाँ एक चीज़ थी कि अकबर उस समय जब ये मजनू खां भारमल को लेके जाता है 1556 में, दिसंबर 1556 में अकबर के पास, तो अकबर उस समय हाथियों का खेल देख रहा होता है। हाथियों का खेल मतलब ये कहेंगे कि हाथियों की लड़ाई देख रहा होता है। इसी बीच में एक हाथी बिगड़ जाता है और वो क्या है कि वहाँ आसपास देखने वाले लोगों पर आक्रमण कर देता है। तो सभी लोग भाग जाते हैं, अकबर पीछे बच जाता है और भारमल भी वहीं रहता है। और भारमल उस बिगड़े हुए हाथी को, गुस्से आए हुए हाथी को क्या करता है, बड़ी बहादुरी से कंट्रोल कर लेता है। इससे अकबर अत्यंत खुश होता है और इनके बीच में मित्रता हो जाती है। तो ये पुत्री हरखाबाई का विवाह करते हैं 1562 में। देखिए ध्यान रखेंगे मित्रों, हमारी जैन एंड माली हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उसमें इस पुत्री के 3 नाम दिए गए हैं। हरखाबाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके अलावा शाहीबाई भी दिया गया है और उसके अलावा इसका नाम मानमती भी दिया गया है, मानमती भी दिया गया है। ये 3 नाम हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में इसके दिए गए हैं। हरखाबाई को मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे, इस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हरखाबाई से विवाह किया और इसी हरखाबाई की कोख से
सलीम पैदा हुआ जो बाद में जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना। तो जहांगीर की मां कौन थी? राजपूत थी। ऐसा शाहजहां के बारे में पूछा गया है, शाहजहां की मां भी राजपूत थी। तो जहांगीर की मां राजपूत थी, बहरमल की पुत्री थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और सांबर में जब ये विवाह करता है उस समय ये अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को, जो आमेर का शासक मान सिंह बाद में 1589 में शासक बनता है, इनको सुपुर्द कर देता है अकबर को। और मान सिंह सर्वाधिक विश्वसनीय राजपूत सरदार था अकबर के दरबार में, और मान सिंह को ही सबसे अधिक जो गैर शहजादों के अलावा गैर मुस्लिम थे उन हिंदुओं में सबसे अधिक जो मनसब प्रदान था वो 7000 का प्रदान था। किसको? मान सिंह को। यानी मान सिंह से ज़्यादा किसी भी विश्वसनीय राजपूत सरदार पर विश्वास नहीं किया अकबर ने। तो ये हमारा आज का वीडियो। ऐसे मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।